मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। इसका पार्ट 5। अभी तक हम 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आबंध कोण, उसके बाद हम आबंध एंथैल्पी, आबंध कोटि और अंत में अनुनाद संरचनाएं। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और ये आपकी पुस्तक में 4.3.2 से लेके 4.3.5 पर दी हुई है, तो अवश्य इन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। आबंध कोण किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को हम आबंध कोण कहते हैं। क्या? किसी अणु के जो केंद्रीय परमाणु है उसके आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो आबंध में है, तो आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच बनने वाले कोण को हम आबंध कोण कहते हैं। आबंध कोण को डिग्री के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो ये जो 104.5 डिग्री है, ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल का, जो वाटर है, जो पानी है ना, पानी का ये ये पानी का आबंध कोण है। ठीक है, यह HOH आबंध कोण को इस प्रकार निरूपित कर रहा है ना। ये जल के अणु का आबंध कोण है। ठीक है, आबंध कोण अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास ऑर्बिटलों के वितरण की जानकारी देता है ना। क्योंकि अगर हमें आबंध कोण पता होगा तो हम संरचना भी बता सकते हैं कि जो परमाणु है वह कैसा दिखता है। ठीक है, तो आबंध कोण अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास ऑर्बिटलों के वितरण की जानकारी देता है, अतः इससे हमें अणु आयन की आकृति को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। जैसे जल के अणु में HOH आबंध कोण को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना, HOH। और ये जो है ये क्या है? ये जल के अणु का आबंध कोण है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। आबंध एंथैल्पी। अब हम आबंध एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे। गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। क्या? गैसीय स्टेट में, गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच जो विशिष्ट आबंध है उनके एक मोल को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, आवश्यक ऊर्जा लगती है, उसे हम आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी का मात्रक किलोजूल पर मोल होता है। उदाहरणार्थ, हाइड्रोजन के अणु में HH आबंध की आबंध एंथैल्पी 435 गुणा 8 किलोजूल पर मोल होती है। अर्थात H2 है ना, जैसे H2 है, इसे हमने H प्लस H में तोड़ा। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का एक अणु है, तो H2 जो है, H2 को, ये क्या है? गैसीय स्थिति में, ये तीनों क्या है? गैसीय गैसीय गैसियस है ना, तो गैसीय स्थिति में है। तो H2 को जो हम H और H के परमाणु में तोड़ेंगे, है ना, तो जो ऊर्जा होगी, जो आबंध एंथैल्पी है, वह डेल्टा ए एच माइनस से निरूपित की जाती है, जो कि इतनी है 435.8 किलोजूल पर मोल है। इसी प्रकार बहुआबंधन वाले परमाणु जैसे N2 के लिए आबंध एंथैल्पी होगी, है ना, N2 को जब हमने N प्लस एन में तोड़ा, तो N2 है, इसे हमने N प्लस एन में तोड़ा, तो जो आबंध एंथैल्पी है ना, डेल्टा ए एच माइनस है, तो कितनी? 946.0 किलोजूल पर मोल है ना। क्योंकि यहाँ पे ये क्या था? ट्रिपल बॉन्ड था, त्रिपवी बॉन्ड आबंधन था, है ना, इसलिए इसकी जो अ, आबंध एंथैल्पी है ये भी ज्यादा है। बहुपरमाणुक अणुओं में आबंध सामर्थ्य का निर्धारण अधिक जटिल होता है ना। जो बहुपरमाणुक अणु है, जैसे कि जल हो गया, है ना, H2O हो गया, तो इनमें जो आबंध सामर्थ्य का निर्धारण है वह काफी जटिल होता है। उदाहरणार्थ, H2O अणु में दो OH आबंधों के विच्छेदन हेतु आवश्यक ऊर्जा समान नहीं है ना। जैसे H2 है, तो H2 को पहले हम H और OH में तोड़ेंगे, है ना, H और OH में तोड़ेंगे, मतलब H2O जो है, तो वो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाए हुए होता है, तो हमें दो OH के आबंध तोड़ने हैं, है ना। तो पहले एक OH फिर दूसरे OH, और इन दोनों में ही जो ऊर्जा है वह समान नहीं है ना। कैसे? अभी हम देखते हैं, ये टेबल अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। जैसे H2 है, H2 को पहले हमने H और OH में तोड़ा, मतलब पहला जो OH का आबंध है वह हमने तोड़ा, तो जो डेल्टा ए एच बनाया वह कितना? 502 किलोजूल पर मोल आया। और दूसरी बार जब हमने इस OH को तोड़ा H और O में,
तो जो डेल्टा AH2 है वह 427 किलो जूल पर मोल आया, जो कि समान नहीं है, जबकि दोनों में ही OH के आवंत तोड़े जा रहे थे। डेल्टा H मानों में अंतर यह दर्शाता है कि परिवर्तित रासायनिक परिस्थिति के कारण द्वितीय OH आवंत में कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, पर रासायनिक परिस्थिति के कारण द्वितीय OH आवंत में कुछ परिवर्तन आता है। यही कारण है कि OH आवंत की एंथैल्पी विभिन्न अणुओं तथा जल में विभिन्न होती है। जैसे C2H5OH में जो OH आवंत की एंथैल्पी है वह अलग है, और जल में जो OH आवंत की एंथैल्पी है वह अलग है। इसलिए बहुपरमाणुक अणुओं में माध्य अथवा औसत आवंत ऊर्जा नामक पद का प्रयोग किया जाता है ना। इसलिए बहुपरमाणुक अणुओं में माध्य अथवा औसत आवंत ऊर्जा नामक पद का प्रयोग किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए कुल आवंत वियोजन एंथैल्पी के मान को विच्छेदित आवंत की संख्या द्वारा विभाजित किया जा सकता है। आसान शब्दों में, जैसे कि मान लीजिए H1 है, तो H1 कितना 502 है, और H2 कितना है 427 है। तो हम इन दोनों का योग करेंगे और 2 से भाग देंगे। 2 से क्यों? क्योंकि डेल्टा AH1 था और डेल्टा AH2 है। अगर डेल्टा AH3 होता तो हम उसके भी मान को इसमें योग करते और 3 से विभाजित करते, क्योंकि यहाँ 2 ही है। तो 502 प्लस 427 बटा 2, तो हमें मिला 464.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अभी हम ये सारणी 4.2 और 4.3 देखते हैं। यहाँ पे कुछ एकल, द्वि तथा त्रि आवंतों की औसत लंबाई है। ठीक है, तो जैसे OH है, इसकी 96 पिकोमीटर है ना, ये सारी पिकोमीटर्स में दी हुई है आवंत लंबाई। C और H की 107 है, N और O की 136 है ना, कार्बन ऑक्सीजन की 143, ऐसी कार्बन नाइट्रोजन की 143, कार्बन कार्बन की 154, है ना। ये बस एक बार देख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है ना। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो द्वितीय आवंत है उसकी 121, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की 122। अगर आप देखें तो एकल आवंत की जो आवंत लंबाई है वह ज्यादा है ना, और फिर और जो सबसे कम है वह त्रिआवंतों की औसत लंबाई है। ठीक है, तो जो आवंत लंबाई है वह एकल आवंत की सबसे ज्यादा होती है, फिर द्विआवंत की, और फिर त्रिआवंत की कुछ अपवाद होते हैं, है ना। ऐसे H2 में 74, F2 में 144, Cl2 में 199, है ना, Br2 में 228, है ना, ये आपस में। तो I2 में 267 पिकोमीटर, नाइट्रोजन में 109, ऑक्सीजन में 121, है ना, HF में 92, है ना, ऐसी HCl में 127, HBr में 141, और HI में, H और I के बीच में जो आवरण लंबाई है वह कितनी है? 160 पिकोमीटर है। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो, अब हम आवंत कोटि के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपकी पुस्तक में 4.3.4 पर दी हुई है। सहसंयोजी आवंत की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में दो परमाणु के मध्य आवंत की संख्या आवंत कोटि कहलाती है। ठीक है, सहसंयोजी आवंत की लुईस व्याख्या के अनुसार जो अणु में दो परमाणु के मध्य आवंतों की संख्या को हम आवंत कोटि या फिर बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे H2 है ना, तो H2 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, एक ही आवंत है ना, तो इसलिए उसकी आवंत कोटि एक होगा। ऐसी ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु के मध्य सिर्फ एक आवंत, ऑक्सीजन में दो आवंत है ना, जिसमें दो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते है ना, तथा N2 जिसमें तीन सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो इन दोनों की आवंत कोटि कितनी है? 2 तथा 3 है। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो, सम इलेक्ट्रॉन अणुओं तथा आयनों में आवंत कोटि समान होती है। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हो, उनमें आयनों में आवंत कोटि समान होती है। उदाहरण के लिए F2 में आवंत कोटि 1 है। इसी प्रकार N2CO तथा NO+ की आवंत कोटि 3 है। ठीक है, क्योंकि F2 अगर देखें तो 7 है ना, F2 में हमारे पास फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 और 9 है ना, 2 है तो कितने हुए? 18 इलेक्ट्रॉन हुए। इसलिए ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉन है, और सम इलेक्ट्रॉन अणुओं तथा आयनों में आवंत कोटि हमेशा समान होती है। तो आवंत कोटि यहाँ 1 है, और ऐसे ही N2CO तथा NO+ की आवंत कोटि 3 है। अणुओं के स्थायित्व को समझने के लिए एक उपयोगी सामान्य सहसंबंध यह है कि आवंत कोटि बढ़ने पर आवंत एंथैल्पी बढ़ती है, जबकि आवंत लंबाई घटती है। ठीक है, तो याद रखना, आवंत कोटि बढ़ने पर जो आवंत एंथैल्पी है वह बढ़ती है, जबकि जो आवंत की लंबाई है वह घटती है। ठीक है, इसे याद रखना। अब हम देखेंगे अनुनाद संरचनाएं, जो आपकी आपकी पुस्तक में 4.3.5 पर दी हुई है। प्रायोगिक निर्धारित प्रांचलों, है ना, पैरामीटर्स के संदर्भ में किसी अणु के निरूपण के लिए एक लुईस संरचना कई बार पर्याप्त नहीं होती, है ना। कभी कभार किसी यौगिक की संरचना को निरूपण के लिए, अणु के निरूपण के लिए एक लुईस संरचना कई बार पर्याप्त नहीं होती है ना।
उदाहरणार्थ अगर हम ओजोन को देखें, है ना, तो हमने लुईस संरचना से हम ये बना सकते हैं, है ना, सिर्फ एक बनाते हैं। लेकिन अगर हम ओजोन को देखें तो ओजोन में हमें दो स्थितियां मिलती हैं, है ना। जैसे कि ओजोन के में 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, है ना। और हमें पता है एक में मतलब 2 ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। 2 ऑक्सीजन के परमाणु के बीच एकल बंध होता है, और दूसरे में, जैसे अगर हम इसे 1, 2 और 3 माने, तो इन दोनों के बीच में एकल आबंध है और इन दोनों के बीच में द्वि आबंध है। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में द्वि आबंध हो और इन दोनों के बीच में एकल आबंध हो, ये दोनों ही हो सकते हैं, है ना। इसलिए हमने अनुनाद संरचना देखी। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, है ना, कि हम सिर्फ ये और ये नहीं लिख सकते, हम तीसरी संरचना लिखेंगे। मतलब इन दोनों को मिला के हमने ये बनाया कि ये 3 ऑक्सीजन, है ना, और एक ही 148, एक एक आबंध ये, और इसे हम डॉटेड डॉटेड करके लिख देंगे। ऐसे ही ये वाला आबंध, और इसे हम डॉटेड डॉटेड, इसका मतलब ये है यहाँ पे भी द्वि आबंध हो सकता है और यहाँ पे भी द्वि आबंध हो सकता है ना, और यहाँ पे भी एक आबंध हो सकता है, यहाँ पे भी एकल आबंध हो सकता है। O3 अणु की अनुनाद संरचनाएं संरचना एक व दो वृहत कैनोनिकल रूप दर्शाते हैं, जबकि संरचना 3 अनुनाद संकर रिजोनेंस हाइब्रिड रूप दर्शाती है ना। पहला और दूसरा जो है वह वेद रूप दर्शाते हैं, और जो तीसरी संरचना है वह रिजोनेंट हाइब्रिड या फिर अनुनाद संकर दर्शाती है ना। यही उसका वास्तविक रूप देखा जाता है। ठीक है, चलिए। दोनों ही संरचनाओं में एक ओ एकल आबंध तथा एक ओ में यहाँ पे द्वि आबंध उपस्थित है। ओ एकल तथा द्वि आबंधों की समान आबंध लंबाई क्रमशः 148 पिकोमीटर तथा 121 पिकोमीटर है ना। एकल आबंध की 148 और द्वि आबंध की 121। याद रखना कि हमेशा एकल आबंध की जो लंबाई है वह द्वि आबंध की लंबाई से ज्यादा होती है। प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ कि O3 अणु में दोनों ओ आबंधों के लिए एक समान 128 पिकोमीटर होती है ना। तो यहाँ पे एकल आबंध के लिए 148 थी और द्वि आबंध के लिए 121 थी। लेकिन जब हमने रेजोनेंट हाइब्रिड देखा, है ना, अनुनाद संकर देखा, तो हमने देखा कि जो लंबाई है वह कितनी, आबंध की लंबाई 128 पिकोमीटर पाई गई। अतः O3 के अणु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध एकल तथा द्वि आबंधों का मध्यवर्ती है ना। यहाँ पे एक था और यहाँ पे दो है ना, तो हमने इन दोनों का मध्यवर्ती है ना, क्योंकि यहाँ पे 148, यहाँ पे 121 था, लेकिन जो आबंध लंबाई है वह कितनी, 128 पिकोमीटर थी। अतः उपयुक्त लुईस संरचनाएं 1 तथा 2 में से कोई भी एक संरचना O3 अणु को निरूपित नहीं कर सकती। ठीक है। अनुनाद संकल्पनाएं के अनुसार जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सके, तो समान ऊर्जा नाभिकों की समान स्थितियों तथा समान आबंधी एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली कई संरचनाएं विहित संरचनाएं के रूप में लिखी जा सकती हैं, है ना। जब अनुनाद संकल्पना अनुनाद संकल्पना जिसे हम रेजोनेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसके अनुसार जब अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता, तब समान ऊर्जा नाभिकों की समान स्थितियां, है ना, और तथा समान आबंध एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली कई संरचनाएं विहित संरचनाएं के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिसे हम कैनोनिकल संरचनाएं भी बोलते हैं। इन विहित संरचनाएं का अनुनाद संकर, है ना, यहाँ देखें तो ये क्या है, ये विहित संरचना है, और ये है उनका अनुनाद संकर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर अनुनाद संकर अणु को वास्तविक स्थिति को निरूपित करता है। ऐसा हो सकता है कि कई जो है ना, कि उनके 3 4 विहित संरचनाएं हो, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा वो एक ही होगा। जो अनुनाद संकर है वह एक ही होगा और वही वास्तविकता में संरचनाएं को निरूपित करेगा। अतः कि उपयुक्त दो संरचनाएं उसकी विहित संरचना है तथा उनका संकृत रूप उसकी वास्तविक संरचना को निरूपित करता है ना। ये क्या है, विविध है, और ये उसकी वास्तविक संरचना को निरूपित करता है, उनका अनुनाद संकर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने आवंत कोण, आवंत एंथैल्पी, आवंत कोटि और अनुनाद संरचनाओं पर दृष्टि डाली और इन्हें अच्छे से समझा। और ये आपकी पुस्तक में 4.3.2 से 4.3.5 पर दी हुई है, तो अवश्य इन्हें पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 4.3 और उदाहरण 4.4 पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद आवंत ध्रुवणता, जिसे आपकी पुस्तक में 4.3.6 पर दिया हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।